हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं और आज है टेस्ट नंबर 7। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है और सभी प्रश्न जो है बहुत ही शानदार प्रश्नों का आज का ये टेस्ट होगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और पहला प्रश्न है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपको बताना है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट ये किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यानी कि बीच में स्थित है। तो सही जवाब क्या होगा? तो लघु हिमालय और शिवालिक। याद रखिएगा साथियों, किसके किसके बीच में? तो लघु हिमालय और शिवालिक के जो बीच में स्थित है, जो कि असम से लेकर पंजाब तक विस्तृत है, ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इसका हिस्सा क्या नहीं है निम्नलिखित विकल्पों में से? तो देवगढ़ पठार इसका हिस्सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। और बात की जाए देवगढ़ पठार के बारे में, तो ये विंध्याचल बघेलखंड पठार का हिस्सा है। बाकी जो तीनों दिए गए हजारीबाग, पलामू, रांची, सभी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। कौन सा गलत है? तो इसमें से अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है, ये वाला कथन हमारा गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। क्यों गलत है? क्योंकि अलकनंदा और जो मंदाकिनी नदी है, ये जहां आपस में मिलती है वो है रुद्रप्रयाग है। क्या है साथियों? रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग नहीं। इसका एक शानदार ट्रिक आपको बताते हैं, बड़ा ही आसान है। एक फल है अमरूद। क्या है साथियों? अमरूद आप सब जानते हैं, तो अमरूद से आप याद रखेंगे कैसे? अ से हो गया अलकनंदा, म से हो गया मंदाकिनी, तो रुद्र से हो गया रुद्रप्रयाग। तो आप कभी भूलेंगे नहीं साथियों। अगर जब भी आप परीक्षा में पूछेगा अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ पे मिलते हैं, तो अमरूद से आप याद रखेंगे अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र से रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है। तो प्रश्न साथियों थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जबकि कठिन है नहीं। अगर आप मैप से इसको पढ़े होंगे तो बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। पहले तो गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में पूछा गया, पूर्व से सबसे अंत में। तो सही जवाब क्या होगा? महानंदा। कौन सा नदी है? तो महानंदा। बात की जाए गंगा नदी के उद्गम स्थल की, तो उत्तराखंड का गोमुख है साथियों, वहां पे गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नाम से। तो हमें इस प्रश्न का सही जवाब देना है, तो वो है महानंदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके, ये वाला कथन गलत है। ये वाला गलत है साथियों। ये प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है और ढाल प्रवणता अत्यंत कम होती, बहुत अधिक थोड़ी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और जो अगला प्रश्न है वो है कि शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो वनस्पति क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में 50 सेमी से भी कम बारिश होती है। औसत अगर बारिश की बात की जाए, वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यही कारण है साथियों कि यहाँ की वनस्पतियाँ जो है वे पशुओं से बचाने के लिए इन्हें कांटे प्रदान कर दिया गया है प्रकृति द्वारा। जो कांटा है साथियों, ये पत्ती का ही रूपांतरण होता है, तो कांटे नुमा वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे है कि क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते। आप लोग जानते होंगे जो मुंबई है, या तो कह सकते हैं कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। मतलब तापमान लगभग एक जैसा रहता है, न बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा न तो गर्मी ही। ऐसा कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण है समुद्री समकारी जलवायु के कारण। वहाँ जो जलवायु है समुद्री समकारी जलवायु है। तो समकारी से तात्पर्य क्या है कि न तो बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होगा, न तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी का वहाँ पे अनुभव होता है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। सरल प्रश्न है,
लेकिन प्रायः यहाँ भी गलती कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सही जवाब होगा शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध होगा। क्या होगा? शीतोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंध में पाया जाता है। भारत जो है दोनों कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम से पूर्व की दिशा में मध्य भाग से गुजरती है, सभी जानते हैं। तो शीतोष्ण और उष्ण ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? जो बहुत ही तेजी से चलते हैं साथियों, जो हवाएं चलती हैं, ये सभी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। हमने पिछले टेस्ट सीरीज में बताया था क्षोभ मंडल जो हमारा वायुमंडल सबसे निचली परत है, निचला मंडल है क्षोभ मंडल, इसी में सभी मौसम संबंधी गतिविधियां पाई जाती हैं, जैसे आंधी तूफान ये सब जो होते हैं, हवाएं चलती हैं, सब इसी में है। और तो सही जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? शीतकाल की बात की जा रही है, तो 22 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा। शीतकाल में जो सूर्य है 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसका प्रभाव क्या है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी जहां हम लोग हैं भारत में, उत्तरी जो गोलार्ध है यहाँ पे शीतकाल होता है, यानी ठंडी पड़ती रहती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय, ठीक उसी समय ग्रीष्म काल होता है, यानी कि गर्मी पड़ती रहती है। आगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो उत्तर पश्चिमी भारत की बात की जा रही है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर शीत ऋतु में यानी ठंडी में बारिश होती है। किस कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। आगे कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? पूरे भारत की बात की जा रही है, तो अगर पूरे भारत की एक औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 112 से 115 सेमी आपको याद रखना होगा। क्या साथियों? 112 से लेकर 115 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अगर पूछा जाएगा तो अलग अलग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट पे, फिर साथियों पश्चिमी घाट है, तो इस प्रकार से घटता बढ़ता है, लेकिन पूरे भारत की बात की जा रही है तो 112 से लेकर 115, 125 साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मिसप्रिंट है, 112 से 125 होना चाहिए, 112 से लेकर 125 साथियों। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती है? वो कौन सी मिट्टी है जो अगर सूख जाए तो गहरी दरारें एकदम फट जाती है, मतलब गहरी दरार उत्पन्न होती है? वो है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है साथियों। जब जल यानी कि बारिश होती है तो ये बहुत अधिक चिपचिपी होती है, और जब सूखती है तो बहुत ही गहरी दरारें इसमें पड़ जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये प्रश्न भी बनता है। और काली मिट्टी को साथियों कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है ये। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? तो बताइए साथियों। तो स्तर बी, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान दीजिएगा, स्तर बी। तो स्तर बी साथियों, इसे जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है इसमें से। पहला, हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हिमालय पर्वत पर ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे, जाते जाएंगे साथियों, वनों का प्रकार भी बदलता रहता है, क्योंकि जलवायु बदलती रहती है। तो इस प्रकार से। दूसरा, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। 1500 मीटर की ऊंचाई तक आपको सदाबहार वन एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगर उसके ऊपर गए आप तो शीतोष्ण कटिबंध चौड़ी पत्ती वाले वन आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सा कथन सही हुआ? दोनों सही हुआ। विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों हमारा बिल्कुल सही कथन है। तो साथियों ये था आज का टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों को देखा साथियों। और निश्चित ही अगर आप पूरे टेस्ट सीरीज को देखते चलेंगे तो आपका जो है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अब नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में अलग अलग जीएस के अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहेंगे, और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपका जो है जितने भी प्रश्न जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सभी प्रकार के प्रश्न को
करवाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।